वो एक साथ देख लीजिए सर। देश को पक्का महान माना जाता है, उसी को हम पुरानी काशी मानते हैं, उसी को असली काशी माना जाता है। जहाँ तक विकास की बात है, बनारस में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता है 2 से 3 दिन तक प्रभावित कर सकती है। कोई पर्यटक आएगा 2 से 3 दिन, मुझे लगता है हिंदुस्तान में नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है कि हम बसा रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमारे पास ये चिड़िया। बनारस में गंगा है, गंगा जी है, काशी विश्वनाथ है, शंकर मोचन है, सारनाथ है। काशी के जगह पुराने उसमें जाएंगे, शहरों में जाएंगे, पुराने महलों में जाएंगे। कोई भी ऐसा घर नहीं कि पक्के महल में जाएंगे, तो कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें मंदिर न हो। अभी जी मीडिया के उपाध्यक्ष पंडित जो हैं उनका भी स्वागत है। कभी भी जितने लोग यहाँ पे हैं, कभी भी अगर काशी घूमने का मन हो 2 बजे के बाद जाइए, और पक्के महल में जब आप जाएंगे राजघाट से लेकर 80 तक, कोई ऐसा आपको घर नहीं मिलेगा जिस घर में एक मंदिर न हो। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, राजा हो, रंग हो, सबके घर में एक मंदिर मिलेगा। आज 14 के बाद मैं एक और बात करना चाहता हूँ। 14 के पहले कहीं भी शहर में चौराहे पे रेड लाइट नहीं थी। मैनुअली क्या कहते हैं, हम उसका आवागमन का चौराहे पर हम नियंत्रण करते थे। 14 के बाद जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी, एक गुजरात के सांसद सूरत के, जो कि आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने बनारस के व्यवसायियों के साथ जुड़ के एक उन्होंने बनारसी विकास समिति की स्थापना किया, और उन लोगों ने फंडिंग करके ट्रेनिंग देके चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रखना चालू किया। ट्रैफिक पुलिस नहीं कहेंगे, ट्रैफिक बच्चों को रखना चालू किया। फिर बाद में धीरे धीरे आज जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं कि 14 का बात का है। आज अगर हम नया एयरपोर्ट में अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो कम से कम 7,000 लोग, 7 से 8,000 लोग रोज आते हैं और जाते हैं। ये संख्या है काशी का। आज 1.5 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर 13 करोड़ पर्यटक काशी में आए हैं। हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक कहीं पर्यटक आए हैं तो वो काशी में आए। गोवा, आगरा, जितने जो काशी के अंदर था, केरला था, वो सब फेल हो गया। जहाँ तक आवागमन परिवहन की व्यवस्था सुविधा है, तो किसी भी एक क्षेत्र में अगर संख्या 5 से अगर 5,000 लोग आ जाएंगे, साधन आ जाएंगे, तो कहीं भी किसी भी शहर की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, हमारे नगर निगम के अधिकारी को। Program with World Resources Institute, which is about giving first mile, last mile mobility for metro users, and because of that, we have had a huge benefit also. And this time we are doing the Sustainable Cities Challenge. The Station Access and Mobility Program we conducted over 7 cities. We started in Bangalore and we ended in Delhi, but between that we went to Hyderabad, Kochi, Mumbai, Pune, Nagpur, and in Delhi. And what we tried to do was find solutions to make people go and use public transport more. Though we are from a car company, we believe people have to use public transport for Sustainable Cities Challenge. Toyota Mobility Foundation was started 10 years ago by Toyota Motor Corporation, but not to make cars or sell cars, but actually to solve mobility problems. As the Toyota Mobility Foundation, we believe that mobility has fundamentally 2 types of problems, even as the Honorable Mayor was mentioning. We have one type of problems where people don't have enough mobility. There is too little supply for the demand. For people, for example, elderly people, for people who have problems with maybe physical disabilities, what kind of mobility can we provide them? Or we have another type of problem where there is too much, in some way, supply of the mobility itself, where we can have problems like congestion,
or we can have problems like pollution, we have problems like safety. So how can we solve these problems and give people mobility for all? And we think that fundamentally there are three main ways that we have to solve this issue. The first is innovation. We think that the most complex problems need people's brains and minds and thinking to be able to solve these issues, and that's why we need innovation. However, innovation and technology mean nothing without collaboration and partnership. So as was mentioned, we can bring the best technology here to Varanasi, to Kashi area, but it means nothing if we do not collaborate with the local people. We understand what is the local problem, we understand what is the issue that is actually being faced, and we try to solve the problem collaboratively. मैं विक्रम गुलाटी, मैं कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। एक प्रयास किया जा रहा है आपकी ओर से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वाराणसी को, तो आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है। किन किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या आप लोगों ने सोचा है, किस तरह से इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा बनारस को? देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का आज नहीं मीटिंग है, ये मीटिंग सस्टेनेबिलिटी सिटी चैलेंज का है। इसमें जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि दुनिया में भी हमने एक चैलेंज रेज़ किया कि मोबिलिटी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट सिटीज़ ने अपने अपने प्रपोज़ल दिए। उसमें से 200 सिटीज़ से मिले। इन 200 सिटीज़ में 18 सिटीज़ इंडिया से भी थी। फाइनली 3 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, जिसमें से वाराणसी एक है जो एशिया में ही ओनली सिटी है। यहाँ पर बेसिकली जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें हम इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे और उसके साथ में ऐसे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि डिफरेंट जितने संस्थाएं हैं या फिर जितने नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे जो कि मोबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई उसको कैसे सॉल्व किया जाए, स्पेशली फोकसिंग ऑन नई तकनीक जो आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो रही है और इनोवेशन जो कि मतलब कि असल लाभ लोगों को दे सके। जहाँ तक टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा में हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं, हमारी फ़िलॉसफी है विच इज़ मास हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड मोबिलिटी फॉर ऑल। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन है या मोबिलिटी है, ये नॉट ओनली इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वेल-बीइंग बट ऑल्सो हेल्प्स टू कनेक्ट कम्युनिटीज़, यानी कि एक से दूसरे का संपर्क और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने में सहयोग करती है। तो इसमें कई समस्या भी आती हैं, तो हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सेफ, रिलायबल और क्लीन मोबिलिटी का ऑप्शंस देने के लिए। बनारस में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अपनी दुनिया में बनारस? देखिए, मैं बनारस पहली बार आया हूँ, ये बहुत प्रीमेच्योर है मेरे लिए ये कहना कि यही समस्या है। इसके लिए काफ़ी डीप आदमी को जानना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं दिन पर दिन सुबह शाम, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है ये बताने के लिए कि असल समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या वो फेस करते हैं। हमारे जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन आया दूसरे दिन चला गया, तो मेरे कहने की ये समस्या है वो उचित नहीं होगा। इसीलिए हम ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी जो लोग इफेक्टेड हैं उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। My name is Prasanna Ganesh and I am the Executive Program Director of Toyota Mobility Foundation. प्रसन्ना जी, आज जो स्मार्ट सिटी की बैठक है यहाँ पे किस लिए की गई है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी?
So this Sustainable Cities Challenge is actually is a global challenge where we are trying to solve social mobility problems of how can we help crowd management over here in Varanasi. It's a global challenge that we've actually done in 200 cities actually applied for this challenge, and from these 200 cities we selected 3 cities globally, one in America, one in Europe and one in Asia, and for the Asian city it is Varanasi that was selected. What we are planning to do here in this particular challenge is we are trying to bring in different innovators who can help with looking at how this huge issue of crowd management, especially in Varanasi, which has a wonderful history, beautiful city, but it also has narrow lanes. So the people have to be able to move in these very narrow lanes. So how can we help the crowd management and crowd movement as effectively as possible using technology, but not just technology, also partnership, finding the local partners, understanding what is the local condition, and then trying to leave a solution which can be left behind for the people here in Varanasi. We would like to try and solve the issue of how to make crowd movement as accessible as possible. तो आज मीटिंग में कौन-कौन लोग भाग ले रहे हैं इसमें? Today's meeting is just all of the key stakeholders from Varanasi, and we're very happy that all of them could come here, including our friends from the media. Thank you very much. आज अगर हम नया एयरपोर्ट में अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो कम से कम 7,000 लोग 7 से 8,000 लोग रोज आते हैं और जाते हैं, ये संख्या काशी का। आज 1.5 सालों के अंदर 2 सालों के अंदर 13 करोड़ पर्यटक काशी में आए हैं। हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक कहीं पर्यटक आए हैं तो वो काशी में आए। गोवा, आगरा, जितने जो काशी के अंदर था, केरला था, वो सब फेल हो गया। जहाँ तक आवागमन परिवहन की व्यवस्था सुविधा है, तो किसी भी एक क्षेत्र में अगर संख्या 5 अगर 5,000 लोग आ जाएंगे, साधन आ जाएंगे, तो कहीं भी किसी भी शहर की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, हमारे नगर निगम के अधिकारी को, कि इसको पक्का माहौल माना जाता है। उसी को हम पुरानी काशी मानते हैं, उसी को असली काशी माना जाता है। जहाँ तक विकास की बात है, बनारस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगातार 2 से 3 दिन तक प्रभावित कर सकती है। कोई भी पर्यटक आएगा 2 से 3 दिन, मुझे लगता है हिंदुस्तान में नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है, बनाया हुआ नहीं है कि नहीं क्या कहते हैं इसको हमने नए सिरे से नए शहर बसा रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमारे पास ये है चिड़िया। बनारस में गंगा है, गंगा जी हैं, काशी विश्वनाथ है, संकट मोचन है, सारनाथ है। काशी के जब आप पुराने उसमें जाएंगे, शहरों में जाएंगे, आप पुराने मोहल्लों में जाएंगे, कोई भी ऐसा घर नहीं, जब पक्के महल में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें मंदिर न हो। अभी जी बीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित जी आए हैं, तो उनका भी स्वागत है। कभी भी जितने लोग यहाँ पे हैं, कभी भी अगर काशी घूमने का मन हो 2 बजे के बाद जाइए, और पक्के महल में जब आप जाएंगे राजघाट से लेकर 80 तक, कोई ऐसा आपको घर नहीं मिलेगा जिस घर में एक मंदिर न हो। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, राजा हो, रंग हो, सबके घर में एक मंदिर मिलेगा। आज 14 के बाद मैं एक और बात करना चाहता हूँ। 14 के पहले कहीं भी शहर में चौराहे पे रेड लाइट नहीं थी। मैनुअली क्या कहते हैं हम उसका आवागमन का चौराहे पर हम नियंत्रण करते थे। 14 के बाद जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी, एक गुजरात के सांसद सूरत के, जो कि आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने बनारस के व्यवसायियों के साथ जुड़ के एक उन्होंने बनारसी विकास समिति की स्थापना किया, और उन लोगों ने फंडिंग करके ट्रेनिंग देके चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रखना चालू किया। ट्रैफिक पुलिस नहीं कहेंगे, ट्रैफिक बच्चों को रखना चालू किया। फिर बाद में धीरे धीरे आज जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, ये 14 का बाद का है।